नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, तो उसके आगे का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे का टॉपिक आज पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो भी हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, सिंधु सभ्यता ख़त्म कर दी थी। इसके बाद आज से हमें स्टार्ट करनी थी, वैदिक सभ्यता स्टार्ट करनी थी। तो आज वैदिक सभ्यता की पहली क्लास है दोस्तों। तो उसमें बेसिक जानकारी जो भी है वैदिक सभ्यता की, इसकी 3-4 क्लासें होंगी, जिसमें पहली क्लास आज है। तो जो भी बेसिक जानकारी होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में। वैदिक सभ्यता, दोस्तों वैदिक सभ्यता, अब इसके कालक्रम का निर्धारण हम कैसे करते हैं दोस्तों। हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि हम लोग इतिहास को किस कालखंड में और कैसे बांटेंगे। तो हमने आपको बताया था इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा प्राचीन इतिहास को 3 काल खंडों में बांटेंगे। एक होगा प्राक इतिहास, एक होगा आद्य इतिहास और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों हम लोग वैदिक सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी है तो आप आसानी से बता सकेंगे कि वैदिक सभ्यता को हम लोग किस काल के अंतर्गत रखेंगे। क्योंकि दोस्तों वैदिक सभ्यता का नाम में ही शामिल है वैदिक, तो ये वेद से बना है। मतलब जो भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है वेदों से और पुराणों से, उपनिषदों से। इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है वैदिक सभ्यता। और दोस्तों बात की जाए इसको किस कालखंड में रखते हैं, इसके लिए हमने आपको पहली क्लास में बताया था, ऐसा कालखंड जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए उसे हम पढ़ते थे प्राक इतिहास में। वहीं हमने ये बताया था कि जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके, उसको हम लोग रख रहे थे आद्य इतिहास में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो आती थी आद्य इतिहास में। क्योंकि दोस्तों जो सिंधु सभ्यता में जो हमें लिपि या जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उन्हें हम पढ़ने में सक्षम अभी भी नहीं हुए हैं। इसी वजह से हम लोग उसको पढ़ते हैं आद्य इतिहास के अंतर्गत। वहीं बात की जाए वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, तो हमने आपको तीसरा कालखंड बताया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं, ऐसे कालखंड को बोलते हैं जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हम उन्हें पढ़ने में पूरी तरह से सक्षम हुए हैं या सफल हुए हैं। तो ऐसे कालखंड को हम लोगों ने ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा था। वही वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ने में सक्षम रहे हैं। इसी वजह से हम लोग इसको रखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो करे, अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ गया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें। तो वीडियो जैसे ख़त्म होगा तो हम अगले वीडियो में जब अगला वीडियो लेके आएंगे तो आपका जो भी डाउट होगा वो हम आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में। अब दोस्तों हम इसके बारे में बता देते हैं वैदिक सभ्यता के नामकरण के बारे में कि इसका नाम हम लोग वैदिक सभ्यता ही क्यों बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें वैदिक सभ्यता की जो सारी जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। और वेदों से प्राप्त होती है, इसी वजह से इसका नाम वैदिक सभ्यता। वहीं दोस्तों वेद शब्द की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। वही बात की जाए वेदों के बारे में तो वेद होते हैं 4 जो हम लोगों को पढ़ने हैं। एक है वेदों की संख्या की बात की जाए तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, साथ में अथर्ववेद। दोस्तों ये 4 वेद हम लोग को पढ़ने हैं। इनके अंतर्गत ही जो हमें जो सारी जानकारी होगी वैदिक सभ्यता की वो हमें प्राप्त होगी वेदों से। और वेदों का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, और ये वेद हमें पढ़ने हैं दोस्तों। वहीं अब बात की जाए
वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे मानते हैं दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता का संस्थापक मानते हैं हम लोग आर्यों को मानते हैं। किसको मानते हैं? आर्यों को मानते हैं वैदिक सभ्यता का संस्थापक। अब आर्यों के आगमन के संबंध में भी बहुत से वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग तर्क हैं, जिसको जो भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस वैज्ञानिक का क्या मानना है। तो बात की जाए आर्यों की, तो आर्य जो आर्य शब्द है, इसका अर्थ होता है उच्च कुल में उत्पन्न, या जन्मा भी बोल सकते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न व जन्मा, ये आर्य शब्द का अर्थ होता है। वहीं बात की जाए आर्यों के आगमन के संबंध में दोस्तों, तो आर्यों के आगमन के संबंध में बहुत से जो भी इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है। तो हम आपको बताते हैं जो भी इतिहासकार हुए जिनके जिनके मत हैं। दोस्तों पहले इतिहासकार थे दयानंद सरस्वती। इनका मानना है कि जो आर्य लोग आए थे वो आए थे तिब्बत के क्षेत्र से। दयानंद सरस्वती का मानना है कि जो आर्य आए थे वो तिब्बती क्षेत्र से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। हम पढ़ रहे हैं आर्यों के आगमन के संबंध में इतिहासकारों के तर्क। वहीं बात की जाए दूसरा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य लोग आए थे वो आए थे उत्तरी ध्रुव से। अब उत्तरी ध्रुव क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें। जियोग्राफी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ये सिरा होता है ऊपरी सिरा, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। वहीं बात की जाए इस सिरे को, तो इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पे जो दिन होता है वो 6 महीने का होता है, और जो रात होती है वो भी 6 महीने की होती है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि जो आर्य आए थे वो आए थे उत्तरी ध्रुव से। अब इन्होंने अपना तर्क क्या दिया दोस्तों? इन्होंने अपना तर्क दिया, चूँकि वेदों में लिखा हुआ है कि जहाँ पे दिन और रात 6 महीने की होती है, तो इन्होंने इसी को आधार मानकर, क्योंकि ध्रुव में जो होती है वो तो जो 6 महीने का दिन होता है 6 महीने की रात होती है, उसी को आधार मान के बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आए थे वैदिक सभ्यता में, जो भी आर्य आए थे जिनको संस्थापक माना जाता है वैदिक सभ्यता का, वो कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये मानना था बाल गंगाधर तिलक का, उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं बात की जाए तीसरे वैज्ञानिक के, जो तीसरे इतिहासकार थे, तीसरे इतिहासकार की बात की जाए तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अविनाश चंद्र झा। इनका मानना था जो आर्य आए थे वो आए थे सप्त सैंधव प्रदेश से। सप्त सैंधव प्रदेश से। अब दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा क्षेत्र पड़ता है वो हम आपको बता दें। जैसे दोस्तों ये कश्मीर है, ये इंडिया है। तो दोस्तों जो ये क्षेत्र पड़ता था जहाँ पे हमें नदियाँ प्राप्त मिलती हैं, जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है, और यहीं पे झेलम नदी है और चिनाब नदी है। तो ये जो भी नदियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ पे इस क्षेत्र को, जो भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का क्षेत्र ये पड़ता था, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते थे सप्त सैंधव प्रदेश। और वहीं इस क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, इसी क्षेत्र पे स्थित थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम लोगों ने पिछले अभी क्लासों में कंप्लीट किए। सिंधु घाटी सभ्यता वहीं
जो अविनाश चंद्र झा थे उनका मानना था कि जो आर्य लोग आए थे वो सप्त सैंधव से आए थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही वहाँ से पलायन करके आए थे। वहीं दोस्तों बात कीजिए इसके बारे में, जो हम लोग पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी, वो एक शहरी सभ्यता थी। वहीं बात कीजिए वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता दोस्तों यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो चूँकि अगर आपने देखा होगा गांव शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, ना कि शहर गांव में। अगर सिंधु सभ्यता अगर शहरी सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता क्यों हो गई? अगर सप्त सैंधव प्रदेश से वहाँ से लोग आए थे तो वहाँ से अगर जुड़े थे तो यहाँ की सभ्यता ग्रामीण हो गई। अगर ऐसा होता, अगर शहर अगर सप्त सैंधव प्रदेश से आए होते तो यहाँ पे ग्रामीण नहीं हुई होती। तो ये अविनाश चंद्र झा का मानना है, ये इतिहासकार हैं, कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार की बात की जाए, मैक्स मूलर। इनका मानना था कि जो आधे लोग आए थे वो आए थे मध्य एशिया के क्षेत्र से। मध्य एशिया की बात की जाए दोस्तों, जो अफ़गानिस्तान के ऊपर का क्षेत्र पड़ता है और रूस के नीचे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी देश पड़ते हैं ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो वहीं मैक्स मूलर का जो भी उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनके अनुसार वो मानते हैं कि जो आर्य आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। तो चलिए दोस्तों अब इनके तर्कों के बारे में देख लेते हैं, मैक्स मूलर के जो तर्क थे उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने इनके इस तर्क के 2-3 आधार हैं जिनको हम आपको बता दें। एग्जाम में दोस्तों ये पूछा भी जाता है। पहला आधार था भाषा। भाषा के आधार पर मैक्स मूलर ने क्या बोला, मैक्स मूलर इनके भाषा के आधार पर ये बोला कि जो दोस्तों वहाँ की भाषा है मध्य एशिया की वो है इंडो ईरानी। चूँकि इंडो ईरानी जो वहाँ की भाषा है वही भाषा मिलती जुलती भाषा आर्यों की थी। इस आधार पर मैक्स मूलर ने बोला कि जो भी ये लोग थे आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। चूँकि वहाँ पे भी जैसे हम लोग बोलते हैं माता मातृ बोलते हैं तो ऐसे मातृ को वो मदर बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लैंग्वेज में रिलेशन है। इसी के आधार पर बोला कि जो मैक्स मूलर ने कि वहाँ से जो आर्य आए थे वो आए थे कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वहीं बात की जाए तो दूसरा एक मुख्य आधार है वो है बोगजगोई अभिलेख। दोस्तों इस अभिलेख की बात की जाए तो ये हमें प्राप्त हुआ है मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है बोगजगोई अभिलेख के बारे में। वहीं बात की जाए दोस्तों इसको आधार बनाया है मैक्स मूलर ने। अब इसके आधार की बात की जाए तो मैं ये जो बोगजगोई अभिलेख है ये इसकी टाइम पीरियड जो पता चलता है कार्बन 14 के माध्यम से वो निकलती है 1400 BC के आसपास का समय। किसका निकलता है, बोगजगोई अभिलेख का। अब बोगजगोई अभिलेख का हम आपको बोगजगोई अभिलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम आपको बता दें। जैसे इनकी भाषा क्या है, इसकी खोज किसने की थी और किस वर्ष इनकी खोज हुई थी बोगजगोई अभिलेख की। बोगजगोई अभिलेख दोस्तों अभिलेख क्या होता है, किसी ठोस सतह पर कुरेद कर लिखा हुआ जो भी होता है उसको अभिलेख बोलते हैं। जैसे हम लोग पत्थर लगे होते हैं, कोई भी जब भी कोई रोड बनी होती है, सड़क बनी होती है तो रोड के किनारे आपने देखा होगा पत्थर पे कुछ उकेर के लिखा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। वो एक तरीके से अभिलेख होता है। उसी तरीके से हमें एक बोगजगोई में अभिलेख प्राप्त हुआ। इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये टाइम पीरियड निकलता है 1400 BC के आसपास। ठीक है दोस्तों।
वहीं बात की जाए इसमें भाषा किस भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा है इंडो ईरानी। और इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1907 ईस्वी में की थी ह्यूगो ने। दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इस बोगसगोई अभिलेख की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी और किसने की थी। दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम के लिए आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है बोगसगोई अभिलेख। हमने आपको बता दिया भाषा कौन सी थी, इंडो ईरानी। और वहीं दोस्तों इसका मुख्य आधार की बात की जाए तो इस अभिलेख में आर्यों के 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, जो कि दोस्तों ऋग्वेद में भी वो 4 देवताओं का वर्णन है। वही 4 देवताओं का वर्णन कहाँ से मिलता है, बोगसगोई अभिलेख से। क्योंकि अगर भगवान अगर सेम है तो वो ऐसा माना जा सकता है कि जो लोग आए थे आज वो आए थे मध्य एशिया से, क्योंकि जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ कहाँ से, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। वहीं बात की जाए जो भगवान वो जो भी वहाँ के देवताओं की बात की जाए, जो 4 देवताओं के बारे में पता चलता है, तो 4 देवता हैं, हम आपको नाम बता दे रहे हैं। इंद्र, नासत्य, दोस्तों इन्हें ही ऋग्वेद में अग्नि देवता कहा गया है। क्या कहा गया है, अग्नि। वरुण, साथ में मित्र। ऋग्वेद में नासत्य को अग्नि देवता कहा गया है। वही दोस्तों ये 4 देवताओं का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, बोगसगोई अभिलेख से, जो कि आर्यों के एक ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित हैं और वही मिलते हैं कहाँ से, बोगसगोई अभिलेख से। इस आधार पर मैक्स मूलर ने बोला कि जो भी आए थे आर्य लोग वो आए थे मध्य एशिया से आए थे। ये बोगसगोई अभिलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमने आपको बता दिया कि आर्य आए कहाँ से थे, आर्यों के बारे में थोड़ा सा। चलिए दोस्तों अभी हम आपको बता दें कि आर्यों के, ये हम आपको बता ही चुके हैं, आर्यों की सभ्यता जो थी वो थी कैसी थी, ग्रामीण थी। और वही इसके पहले जो हमने उल्लेख पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, वो थी शहरी। अब बात की जाए वैदिक सभ्यता के बारे में, तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड के बारे में हम आपको बता दें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 1500 BC से 600 BC के मध्य का जो टाइम पीरियड है वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और वहीं बात की जाए वैदिक सभ्यता को भी दोस्तों हम लोग 2 पार्टों में पढ़ते हैं। 2 पार्टों में कैसे पढ़ते हैं, पहला पार्ट हो गया ऋग वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर देंगे। जो भी आपके डाउट हैं हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हो गया वैदिक काल और ये हो गया उत्तर वैदिक काल। वहीं बात की जाए दोस्तों ये जो काल हुआ, अब इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब चूँकि जो वैदिक काल है वो इस टाइम पीरियड के बीच की बात है, अब इनमें भी इन्हीं के बीच का टाइम पीरियड बटेगा। तो जैसे ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं दोस्तों, वो पढ़ते हैं 1500 BC से लेकर 1000 BC के मध्य का टाइम जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल में। अब जो दोस्तों हमने आपको BC के बारे में बता ही दिया था, बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा के जन्म के पहले का टाइम होता है उसमें हम लोग BC लगाते हैं। ये हो गया। अब वहीं उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो 1000 BC से लेकर कहाँ तक का होगा, 600 BC तक का। 600 BC तक का टाइम क्या होगा, ये क्या होगा, उत्तर वैदिक काल के। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। तो ऋग वैदिक काल जो है, इसका नाम ऋग वैदिक काल ही क्यों पड़ा और क्यों कुछ नहीं पड़ा, इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों। जो यहाँ से हमें जो यहाँ की जानकारी हमें प्राप्त होती है ऋग वैदिक काल की, ये हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद से। और दोस्तों ऋग वैदिक काल में जो एकमात्र जो वेद लिखा गया वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद किस टाइम में लिखा गया, ऋग वैदिक काल में। इसी वजह से
इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया और सारी जानकारी हमें इसी से मिलती है। इसी के आधार पर हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, ऋग्वैदिक काल, चूँकि सबसे प्राचीन ग्रंथ इसे मानते हैं ऋग्वेद को। अब वहीं बात की जाए इस टाइम पीरियड में दोस्तों जो बाकी के 3 वेद बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, वही बात की जाए तीसरे ग्रंथ की, अथर्ववेद। हमें इन तीनों वेद, इस काल की जानकारी इन तीनों वेदों से होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। तो हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। वहीं बात करें दोस्तों वेदात्रयी किसे कहते हैं, ये दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद 3 वेद मिलके बनते हैं। कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वही दोस्तों जो तीसरा वेद था वो था यजुर्वेद। और दोस्तों ये 3 जो वेद मिलके इन्हें क्या कहते हैं, वेदात्रयी बोलते हैं। किनको बोलते हैं, इन तीनों ग्रंथों को वेदात्रयी बोलते हैं। वही अथर्ववेद की बात की जाए तो दोस्तों इसे बोलते हैं लौकिक ग्रंथ, इसे लौकिक बोलते हैं, ये हैं वेदात्रयी। अब दोस्तों हम आपको बता दें किसके बारे में, अब हम आपको बता दें ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम आपको पहले बताते हैं ऋग्वेद। चूँकि ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है किसकी, 1500 BC से लेकर 1000 BC के मध्य की। तो इस कालखंड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब बात कीजिए भाई ऋग्वेद के बारे में, इनके अब ऋग्वेद के महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, जो टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड में लिखा गया, ये लिखा गया 1500 BC से 1000 BC के मध्य लिखा गया। कौन सा, ऋग्वेद। अब हम बताते हैं ऋग्वेद के बारे में, आपको बता दें तो ऋग्वेद के जो आचार्य हैं, आचार्य किसे मानते हैं, आचार्य हैं पैल। वही ऋग्वेद को जो पाठ करते हैं, एक तरीके से बोलते हैं पाठक, उन्हें बोलते थे होत्र। ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि ऋग्वेद के पाठक को क्या बोलते हैं, होत्र या होत्रा बोलते हैं। वहीं बात की जाए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या बात की जाए 1028, ये ऋग्वेद में सूक्त हैं। और दोस्तों ऋग्वेद को हम लोगों ने 2 खंडों में बांटते हैं, जैसे इसको एक अष्टक के रूप में बांटते हैं, तो ऋग्वेद 8 अष्टक में बटा हुआ है। वहीं बात की जाए मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद 10 मंडल में बांटा गया। तो इसे हम लोग दशात्रयी भी बोलते हैं, मंडल के आधार पर क्या बोलते हैं, अन्य नाम है इसका दशात्रयी। अब हम बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने बांटा कैसे। हम लोगों ने इसे बांटा है, ये है 8 अष्टक हैं। कितने हैं, 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक हैं। वहीं दोस्तों एक अष्टक बराबर होता है 8 अध्याय, नाम से पता चला होगा अष्टक, एक अष्टक बराबर होता है 8 अध्याय। अब 8 अध्याय एक अष्टक के बराबर होता है, तो 8 अष्टक हैं तो कितने अध्याय हो जाएंगे, लगभग 64 अध्याय। किसमें है, ऋग्वेद में। वही मंडल की बात की जाए दोस्तों तो मंडल के बारे में आपको बता दें तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, मंडल है 10 मंडल में बांटा गया है। मंडल कितने हैं, मंडल 10 मंडल है ऋग्वेद में। दोस्तों ये वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको दी वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों अब हम इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।